नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। साल 2018 कैसा रहा? हरियाणा में क्या कुछ हुआ? मनोहर सरकार ने क्या कुछ किया? सियासत ने क्या रंग दिखाए और प्रदेश के मानचित्र में क्या बदलाव आया? आज इस पर नजर दौड़ाएंगे और फ्लैशबैक में देखेंगे कैसा रहा साल 2018। तो आइए रिवाइंड करते हैं हरियाणा। सियासत में कुछ ना कुछ नया होता रहता है और जाहिर है साल 2018 भी इससे अछूता नहीं था। हरियाणा में साल 2018 में दो नई सियासी पार्टियां आई, जननायक जनता पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। ये दोनों पार्टियां नए साल में क्या कुछ गुल खिलाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनका अस्तित्व जानने के लिए आपको बीते वक्त में ही जाना पड़ेगा। साल 2018 हरियाणा की सियासत में कुछ अहम बदलाव लेकर आया। प्रदेश में दो नई सियासी पार्टियों का उदय हुआ। एक पार्टी का आधार जातिगत राजनीति है, तो वहीं दूसरी सालों से चल रही एक सोच का नया चेहरा। अक्टूबर 2018 तक सुगबुगाहट होने लगी थी कि इनेलो में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। चाचा भतीजे की रार पर विपक्षी चुटकी लेने लगे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल से कुछ दिनों के लिए बाहर आए तो उनके सामने पोतों दुष्यंत और दिग्विजय ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला की गोहाना रैली में हुटिंग हुई। अभय चौटाला को बोलने नहीं दिया गया और दुष्यंत को भावी सीएम बताया गया। जाहिर है हरकत बचकाना नहीं थी, कुछ नाप तोल तो किया ही गया था। नतीजतन ओम प्रकाश चौटाला ने अपने दोनों पोतों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस निष्कासन पर भी खूब ड्रामा चलता रहा। पार्टी पर दावा दोनों तरफ से ठोका जा रहा था। इस बीच बारी थी ओपी चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला के जेल से बाहर आने की। अजय बाहर आए तो अपने बेटों के साथ खड़े हो गए। जींद में तीनों ने अपनी अलग अलग रैली की और नई पार्टी की घोषणा कर डाली। कुछ लोग अभय के साथ आए तो कुछ अजय के साथ हो लिए। कुछ ही समय पहले तक प्रदेश में आगामी सरकार बनाने वाली पार्टी के तौर पर देखे जाने वाली इनेलो दो हिस्सों में टूट चुकी थी। प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का उदय हो गया। इससे पहले सितंबर महीने में हरियाणा में एक और नई पार्टी अस्तित्व में आई, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। इस पार्टी के कर्ता धर्ता रहे कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी। सैनी ने साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जनता ने पिछड़ी जाति के इस नेता को संसद भेजा। सैनी ने 4 साल तक इस जाति के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को बुना और धीरे धीरे प्रदेश की खट्टर सरकार से किनारा करते रहे। बयानबाजी कांग्रेस के खिलाफ भी की, इनेलो के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी हमला बोलते रहे और उन्हें जाट आंदोलन से निपट नहीं पाने के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। जाटों के खिलाफ हमेशा से ही मुखर सैनी खुद को पिछड़ी जातियों का हितैषी बताते आए। यहाँ तक कि सभी जाति वर्गों के लिए 100% आरक्षण का फॉर्मूला सुझा डाला ताकि कोई किसी का हक नहीं मार पाए। जाटों के खिलाफ अपनी बयानबाजी के चलते वो जाटों के निशाने पर भी आए और जब भी जाट बेल्ट में गए तो तनाव अपने साथ साथ ले गए। सैनी ने अपनी जातिगत राजनीति का झंडा बुलंद रखा और आखिरकार उन्होंने अपनी पार्टी बना ही डाली। सैनी ने हरियाणा के गैर जाट वोटरों के लिए खुद को विकल्प के तौर पर पेश किया। एक ऐसी रणनीति जो पिछली लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनाई थी। जाहिर है साल 2019 में सैनी दूसरे दलों खासकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो साल 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी के लिए साल 2018 बेहद खास रहा, खासतौर पर स्थानीय निकाय चुनाव के लिहाज से, जहां बीजेपी ने 5 नगर निगमों में हुए चुनाव में अपना परचम लहराया। प्रदेश में पहली बार मेयर का चुनाव सीधे जनता ने किया। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2018 में भाजपा ने शानदार जीत अर्जित की।
दिसंबर महीने में हरियाणा के 5 प्रमुख शहरों में हुए नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने परचम लहराया। पार्टी ने सभी मेयर पदों पर जीत हासिल की। नगर निगम चुनाव में भाजपा ने अपने चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशियों को उतारा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में शामिल नहीं थी और उसने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। पानीपत नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा की अवनीत कौर ने कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट अंशु कौर पाहवा को रिकॉर्ड 74,940 मतों के अंतर से हरा दिया। वहीं करनाल में रेणुबाला गुप्ता को 69,960 वोट मिले। उन्होंने इनेलो बसपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आशा वधवा को 9,348 वोट से हरा दिया। उधर हिसार में भाजपा के गौतम सरदाना को 68,196 वोट मिले। उन्होंने रेखा एरन को 28,091 वोट के अंतर से मात दी। रोहतक नगर निगम में भाजपा के मनमोहन गोयल को 65,822 मत मिले। उन्होंने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सीताराम सचदेवा को 14,776 वोट से हरा दिया। यमुनानगर में मेयर पद पर भाजपा ने कब्जा जमाया। यहां मदन चौहान को 91,642 मत मिले। उन्होंने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राकेश शर्मा उर्फ काका को 40,678 वोट के अंतर से मात दे दी। इन सभी सीटों के लिए रविवार 16 दिसंबर को वोट डाले गए थे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक इन चुनावों में 70% मतदान हुआ था। 5 नगर निगम के मेयर पद के लिए 59 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जबकि पार्षद पदों पर 592 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये पहली बार रहा जब मेयर पद का चुनाव सीधे जनता को करना था। इससे पहले मेयर का चुनाव सदन में पहुंचने वाले पार्षद ही किया करते थे। वहीं ये चुनाव इसलिए भी खास थे क्योंकि देश में पहली बार नोटा को उम्मीदवार का दर्जा दिया गया था। मतलब ये कि अगर चुनाव में नोटा को उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर दोबारा वोटिंग की जानी थी। दिलचस्प ये भी था कि नोटा से पिछड़े प्रत्याशियों के दोबारा चुनाव पर रोक लगाई गई थी। हालांकि इन निकाय चुनावों में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 3 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद हरियाणा के नगर निगम चुनाव में 5 मेयर प्रत्याशियों के जीतने से बीजेपी को राहत मिली। हरियाणा में हुए इन 5 नगर निगमों और 2 नगर पालिकाओं के चुनाव नतीजों का प्रदेश की राजनीति पर काफी असर पड़ेगा। इससे राज्य में भविष्य की दिशा तय होगी। बीजेपी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि केवल बीजेपी और आईएनएलडी और बीएसपी इन चुनावों में पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे थे। वहीं दूसरे राजनीतिक दलों ने भले ही सिंबल पर चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन फिर भी चुनाव को गंभीरता से लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और हमारे सियासतदान कभी कभार कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो भुलाए नहीं भूलता। और उनकी ये हरकत, जी हां हरकत ही कहेंगे, विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिर में की गई हो, वो भी बार बार, तो सिर का शर्म से झुकना लाजमी है। हरियाणा विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2018 एक वो साल जिसे शायद हरियाणा की राजनीति कभी भूल नहीं पाएगी। वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ ऐसा भी हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि हमारे माननीय कैसे हैं, कैसे वो राजनीति के मंदिर विधानसभा में व्यवहार करते हैं, किस तरह से जनता के प्रतिनिधि एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि इस साल सितंबर में हरियाणा विधानसभा के 3 दिन के मानसून सत्र में 2 दिनों तक जमकर हंगामा हुआ, लेकिन तीसरे दिन तो माननीय अपनी मर्यादा को ही भूल बैठे और विधानसभा को शर्मसार कर दिया। जैसा आज देखने को मिला ऐसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि जूता निकाला गया दोनों नेताओं के द्वारा। करण सिंह दलाल के द्वारा भी जूता निकाला गया, अभय सिंह चौटाला के द्वारा भी जूता निकाला गया और गाली गलौज तक की नौबत आ गई। ऐसी मर्यादा पहले कभी भी तार तार नहीं हुई इस सदन की, क्योंकि जिस तरह से मुद्दों के ऊपर बहस होती थी, लेकिन आज जिस तरह से इतनी गर्मागर्म बहस हो गई कि नौबत यहां तक आ पहुंची। विवाद दोनों नेताओं के बीच हुआ, लेकिन जिसको सजा मिली वो थे कांग्रेस के विधायक करण दलाल। दलाल को 1 साल के लिए विधानसभा की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। आज ओम प्रकाश चौटाला के बेटे को, अभय सिंह चौटाला को निकालना चाहिए था विधानसभा में, जो जूता लेकर के चल रहा है, जो प्रतिपक्ष का नेता है। लेकिन सर विपक्ष के नेता का फर्ज था कि मैं गरीबों की आवाज उठा रहा हूँ, तो मेरा साथ देता। सर आपने जूता खोला था क्या? तो
तो मैं और उसके लिए फूलों की माला डालता। तो मतलब दोनों तरफ से हुआ ना? हाँ, दोनों तरफ से ही होगा ना। हाँ। ऐसे वाहियात लोगों को समझाने की भाषा जो होती है वही समझाई जाएगी ना। सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात कही गई कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रदेश को कलंकित कहे। तब मैंने स्पीकर से कहा कि अगर किसी ने इस प्रदेश को कलंकित कहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उस व्यक्ति के खिलाफ आपको प्रस्ताव लाना चाहिए कि वो तब तक इस सदन के अंदर बैठ ना सके जब तक वो अपनी गलती का एहसास ना करे। तरीका था जिस तरीके से वो बोला गया वो बिल्कुल गलत था और जब उनको उसका ध्यान दिलाया गया कि आपने इस तरीके से गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने उस पर तर्क वितर्क शुरू किया कि कलंकित शब्द क्या अनपार्लियामेंट्री है। और फिर सभी का निर्णय आप विपक्ष की तरफ से भी जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी इस प्रकार का प्रस्ताव ले गए कि इनको 1 साल के लिए निलंबित करना चाहिए। इस घटना के 3 महीने बाद हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया। सत्र बेशक 1 दिन का था तो जाहिर है हंगामा होना ही था। हुआ भी वैसा ही। सदन में हंगामा जमकर हुआ। एक बार फिर 2 नेता आमने सामने आ गए, लेकिन इस बार करण दलाल नहीं बल्कि बीजेपी सरकार के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी सामने थे और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला। दोनों के बीच भी मारपीट की नौबत आ गई। विवाद अभय सिंह चौटाला को गुंडा कहने पर था। इस मसले को लेकर सदन में अभय सिंह चौटाला और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के बीच भी तीखी बहस हुई। सरकार का स्वभाव हमारे नेता प्रतिपक्ष का है। मैंने तो उनको सलाह दी है कि इस स्वभाव से बात काम चलने वाला नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। हर किसी विषय को लेकर बिना किसी मुद्दे के, जब मुद्दा नहीं होता तो वो झल्ला जाते हैं और झलाने के बाद जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो शोभनीय नहीं है। उन्होंने तो कृष्ण बेदी ने तो केवल उनके परिवार में से जो बात उठी थी उसको इन्वर्टेड कॉमाज में कहा था और इन्वर्टेड कॉमाज में कहने का अर्थ ये होता है कि आपके परिवार में जिस प्रकार की शब्दावली चल रही है ये ऐसी शब्दावली चल रही है। इसमें किसी प्रकार का कृष्ण बेदी ने कोई गलत बात नहीं कही और उन्होंने मर्यादा तोड़ करके जो उनकी सीट तक पहुंचने का प्रयत्न किया ये अच्छा नहीं किया है। ना मैंने अभय सिंह को गुंडा किया। उसने पहले लूज टॉक की माने मुख्यमंत्री जी के विषय में, मैंने उसकी बात के ऊपर बात रखी। उसने कहा कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बगावत है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ के विरोध में एमएलए हैं। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी के विरोध में तो एमएलए हैं या नहीं है, परंतु आपके ऊपर तो आपके परिवार के लोग जो इन्वर्टेड कॉमा में वर्डिंग बोल रहे हैं वो उसे चेक करो ना आप। एक प्रकार की गुंडागर्दी की प्रवृत्ति लेकर वो चलते हैं। उस प्रकार आज मेरे को धमकाने के लिए आए थे। मैंने भी उनको मुंह तोड़ जवाब देकर उनको ये बात कही, भाई यदि ये कोई विधानसभा लड़ाई की जगह नहीं है, यदि लड़ाई लड़नी है तो चुनाव में लड़ेंगे, आ जाना मैदान में। यहाँ तो ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं कि कोई विधायक खड़ा हो जाता है, कहता है कि आप सवाई इसके नहीं पूछ सकते। कोई विधायक खड़ा होकर के अपनी जबान से इस तरह की भाषा बोलनी शुरू कर देता है, किसी को चोर कहना शुरू कर देता है, किसी को गुंडा कहना शुरू कर देता है, किसी को और ज़्यादा इससे भी बढ़ करके भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और हम स्पीकर से ये उम्मीद करते थे कि स्पीकर 100% ऐसे शब्द जो यूज़ करेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करने की बजाय स्पीकर उनको और ज़्यादा मौका देता है। बहरहाल सदन की कुछ मर्यादा होती है, लेकिन जनता के माननीय ही अगर उन्हीं मर्यादाओं को भूलने लगे, अपने आपसी विवाद को लेकर एक दूसरे को राजनीति के तीर्थ में एक दूसरे के साथ हाथापाई करने को उतारू हो जाए, तो जनता के मुद्दे नेताओं के अपशब्दों में ही गुम हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए साल 2018 कुछ ठीक नहीं रहा। अपने कार्यकाल के दौरान हुए जमीन सौदों को लेकर उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए और कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ी और साल खत्म होते होते सरकार ने उनके खिलाफ एक और जमीन घोटाले में जांच के आदेश दे दिए। साल 2018 में जमीन घोटाले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परेशानियों का सबब बना। शिकोपुर जमीन घोटाले में हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें और बढ़ गईं। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। मामले में इसी साल सितंबर में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र, 420 धोखाधड़ी, 467 मूल्यवान सुरक्षा की फर्जी, 468
उद्देश्य के लिए फर्जी धोखाधड़ी का 471 असली जाली दस्तावेज के रूप में उपयोग के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत भी बुक किया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम में 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी और उन्हें अपने वर्गीकरण में कुछ बदलाव करने के बाद 55 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वाड्रा से जुड़े भूमि सौदे में विसंगतियों की जांच के लिए ढींगरा आयोग की स्थापना की गई थी। समिति ने जांच के बाद निष्कर्ष निकाला था कि वाड्रा ने गुरुग्राम में सौदे से 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। अब नजर कि पूरा मामला था क्या। शिकोपर गांव की जमीन को रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदा था। 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। उसी जमीन को वाड्रा ने डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया। तत्कालीन सीएम हुड्डा ने कॉलोनी विकसित करने की इजाजत दी थी और आईएएस अशोक खेमका ने लैंड डील पर सवाल उठाए थे। सितंबर 2018 में हुड्डा और वाड्रा के खिलाफ शिकायत हुई। नौ निवासी सुरेंद्र शर्मा ने खिड़की दौला थाने में शिकायत दी। डीएलएफ के साथ मिलकर वाड्रा को करोड़ों का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। सरकार ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले में जांच करने के आदेश दे दिए। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ऊपर दर्ज हुए इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो बदले की भावना से काम कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी पूरे प्रकरण पर सवाल उठाया। पूछा कि कार्रवाई पिछले 4 सालों में क्यों नहीं हुई। अब जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो ये मेहरबानी क्यों। गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानेसर जमीन घोटाले में बेल पर बाहर चल रहे हैं। साल 2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा सीबीआई ने एजेएल मामले में दिसंबर महीने में हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। ये मामला भी पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को जमीन आवंटन में गड़बड़ी से जुड़ा था। गुरुग्राम से धर्मवीर और चंडीगढ़ से अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। आज हम बात कर रहे हैं कि साल 2018 में हरियाणा में क्या कुछ हुआ। रिवाइंड 2018 में अब बात करते हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की। दरअसल साल 2018 में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे आखिरकार बनकर तैयार हो गया। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश को वो एक्सप्रेसवे मिला जो आने वाले वक्त में हरियाणा के विकास के इंजन में नई जान फूकेगा। आखिर क्या खास है केएमपी एक्सप्रेसवे में, आइए देखते हैं। साल 2018 में हरियाणा को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी केएमपी की बड़ी सौगात मिली और एक लंबा इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि जो केएमपी 2009 में बनकर पूरा किया जाना था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2018 में जनता को सौंपा। केएमपी के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली से ट्रैफिक का एक बड़ा बोझ कम हो गया, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की वजह से हर दिन करीब 50,000 छोटे बड़े वाहन दिल्ली में एंट्री किए बिना हरियाणा और दूसरे राज्यों में जा सकते हैं। केएमपी का मुख्य मकसद एक हाई स्पीड नेटवर्क के जरिए हरियाणा को बाकी राज्यों से जोड़ना था, यानी हरियाणा के सोनीपत से मानेसर और पलवल जाने वाले लोगों को दिल्ली होकर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही इससे राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद घटी। चलिए अब आपको बताते हैं केएमपी से जुड़ी खास बातें। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ लेने से पूरे रूट की लंबाई 270 किलोमीटर हो जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2,846 एकड़ में बनाया गया। इस पर करीब 2,788 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी बीओटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के 5 जिलों सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल, मेवात और झज्जर से कनेक्ट है। केएमपी पर 4 आरओबी का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा 7 टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जहां केजीपी की तर्ज पर एग्जिट पॉइंट पर टोल वसूला जाएगा।
8 छोटे पुलों, 6 बड़े पुलों के अलावा 34 अंडरपास और 64 पैदल पार पथ वाले 6 लेन के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर कई रिफ्रेशमेंट सेंटर, पार्किंग लॉट, पुलिस स्टेशन और पेट्रोल पंप भी हैं। केजीपी की तरह से केएमपी का हेल्पलाइन 1033 है। कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा व ट्रक की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आने जाने वालों की सुरक्षा के लिए 3 मीटर चौड़े मेटल बीम बैरियर के अलावा पूरे मार्ग पर चेन लिंक फेंसिंग भी लगाई गई है। और अब बात करते हैं किसानों के लिए क्या कुछ हुआ। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या उनके उत्पाद का सही मोल ना मिलना होती है और खास तौर पर ऐसे उत्पाद जो जल्दी खराब हो जाते हैं। साल 2018 में प्रदेश में शुरू की गई एक अनूठी भावांतर भरपाई योजना। इस योजना की खास बात यह कि किसानों को अब जरा भी नुकसान नहीं उठाने पड़ेगा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने साल 2018 की शुरुआत किसानों के लिए एक खास योजना से की। ये योजना प्रदेश के उन सैकड़ों किसानों के लिए थी जिन्हें आलू, प्याज, टमाटर और गोभी जैसी फसलों को लागत से कहीं कम दामों में बेचने को मजबूर होना पड़ता था। प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि वो बागवानी किसानों को सब्जियों की कीमतों असाधारण गिरावट के समय संरक्षित मूल्य देगी। मनोहर सरकार ने भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की और इसी के साथ हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जिससे इन सब्जियों के लिए किसानों को एक तरह का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया गया। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के किसानों को आलू, प्याज, टमाटर, गोभी सड़क पर फेंकने को मजबूर नहीं होना पड़ा। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों की लागत से कम दाम होते ही दाम के अंतर की भरपाई का जिम्मा हरियाणा सरकार ने उठाया। मसलन अगर मंडी में किन्हीं कारणों से आलू के दाम 1 रुपए किलो हो जाएं और किसान की लागत 4 रुपए है तो किसानों को अपना उत्पाद लागत से 3 रुपए कम में बेचना पड़ता है। किसान को हुए इस 3 रुपए के घाटे को हरियाणा सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत पूरा कर रही है। फिलहाल प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 4 फसलों आलू, प्याज, टमाटर व गोभी के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य तय किया है। आलू का सुरक्षित मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज का सुरक्षित मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल और टमाटर का सुरक्षित मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि फूल गोभी का सुरक्षित मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।